अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ी-सी बात करेंगे प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्नीक यानी पर्ट के बारे में। इससे पहले हम सीपीएम जो है वो पढ़ चुके हैं। तो सीपीएम जो है वो हम जानते हैं कि वो एक नेटवर्क बेस्ड मॉडलिंग मेथड है, ठीक है? जिसके अंदर हम विजुअली एक नेटवर्क डायग्राम बना के जो कि मुश्तमिल होती है नोड्स और एरोज़ के ऊपर, तो हम उसके ज़रिए किसी सिचुएशन को सिमुलेट करते हैं, मॉडल करते हैं। और इन टेक्निक्स दोनों को सीपीएम को भी और PERT को भी जो है वो हमने पहले बात की कि हम इसको यूजुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हमें ये मतलब अगर हम प्रोजेक्ट को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा अहम है कि हम जो सारी एक्टिविटीज़ हैं किसी प्रोजेक्ट की उनको प्रॉपरली स्केड्यूल करें प्रॉपर प्रायोरिटी के मुताबिक। तो प्रॉपर स्केड्यूलिंग के लिए, प्लानिंग के लिए प्रोजेक्ट्स की जो है वो सीपीएम भी यूज़ की जाती है और PERT भी यूज़ किया जाता है। दोनों काफ़ी आइडेंटिकल मेथड हैं, बस इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो सीपीएम है वो एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, जबकि PERT जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। ये दोनों मॉडल्स भी हमने जो दोनों क्लासिफिकेशन है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं इस कोर्स के अंदर। जस्ट टू रिकैप, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल वो होते हैं जिसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, यानी कि कोई गैर यकीनियत नहीं होती, कोई गलती का इम्कान नहीं होता। हमें जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो हमें श्योरिटी के साथ पता होती हैं, और हमारा जो रिज़ल्ट निकलता है मॉडल का वो भी बिल्कुल सर्टेन एग्जैक्ट होता है। जबकि जो पार्ट है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, यानी कि उसमें प्रोबेबिलिटी है, चांस है, किसी अनसर्टेनिटी का, गैर यकीनियत का, क़यास आराई का इम्कान होता है इसके अंदर, ठीक है? तो इस वजह से इसके जो आंसर होते हैं मॉडल के वो भी एग्जैक्ट नहीं निकलते, इसमें कुछ ना कुछ चांस होता है एरर का, ठीक है? इसके अलावा जो सीपीएम है वो एक एक्टिविटी ओरिएंटेड मॉडल है, जबकि पर्ट जो है वो इवेंट ओरिएंटेड मॉडल है। इस बात का क्या मतलब है ये भी आपको जब हम पर्ट पढ़ेंगे तो समझ आएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा अहम डिफरेंस है मेरे ख्याल में डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक के बाद, वो ये कि जो सीपीएम है इसके अंदर सिंगल टाइम एस्टिमेट होता है, जबकि जो पार्ट है इसके अंदर थ्री टाइम एस्टिमेट्स होते हैं। सीपीएम में सिंगल टाइम एस्टिमेट से मुराद क्या है कि हमने सीपीएम की एग्जांपल की थी, तो उसके अंदर हमने देखा कि हर एक्टिविटी की एक ड्यूरेशन होती है, और वही एक ड्यूरेशन होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी ए है तो इसकी ड्यूरेशन 5 है, एक्टिविटी बी है जी इसकी ड्यूरेशन 6 डेज़ है, एक्टिविटी सी है इसकी ड्यूरेशन 3 डेज़ है, वगैरह वगैरह। तो हमें श्योरिटी के साथ पता होता है सीपीएम में कि भाई ये जो एक्टिविटी इतने दिनों में हो जाएगी, ठीक है? जबकि जो पर्ट है, जिस चूँकि हमने पहले ही कह दिया कि वो एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, हमें इसमें अनसर्टेनिटी है, तो इसमें हम 3 टाइम एस्टिमेट्स लेते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए, ठीक है? एक सर्टेन टाइम एस्टिमेट नहीं होता हमारे पास, 3 तरह के टाइम एस्टिमेट हो सकते हैं हर एक्टिविटी के लिए। एक तो होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक होता है मोस्ट लाइकली टाइम, और एक होता है पेसिमिस्टिक टाइम। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, मतलब वो टाइम जब आपकी जो एक्टिविटी की एग्जीक्यूशन है वो बिल्कुल बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्लान ठीक होके हो जाए, कुछ भी गलती ना हो और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, तो आपका जो टाइम लगेगा वो हम कहेंगे कि वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है। अच्छा, अगर आपका एग्जीक्यूशन बहुत ही पुअर हो, ठीक है, कुछ सही ना हो, सब कुछ ख़राब हो जाए, बिल्कुल ही पुअर एग्जीक्यूशन हो, तो प्रोजेक्ट में ज़ाहिर बात है कि डिले होगा, एक्टिविटीज़ में डिले आएगा, तो उसको हम कहेंगे कि वो एक पेसिमिस्टिक टाइम है। जबकि एक रियलिस्टिक अगर जो है वो एग्जीक्यूशन हो रही है, एक रियलिस्टिक रफ्तार के साथ हो रही है, रियलिस्टिक कंडीशंस में हो रही है, तो उसको हम कहेंगे कि वो मोस्ट लाइकली टाइम है, ठीक है? तो 3 तरह के मुमकिन टाइम जो है वो हर एक्टिविटी के लिए होते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट वन, जैसे कि सीपीएम में था, ठीक है? तो पार्ट में ये 3 तरह के टाइम होते हैं, तो हम इन तीनों टाइम्स की मदद से जो है वो इस फार्मूले के ज़रिए जो भी आपके सामने आ रहा होगा, तो हम जो है वो ड्यूरेशन फाइंड आउट करते हैं, जबकि पार्ट में तो एक ही ड्यूरेशन थी, सॉरी सीपीएम में तो एक ही ड्यूरेशन थी, इसमें हमें ये जो है वो ड्यूरेशन फाइंड करनी पड़ती है इन तीनों टाइम्स की मदद से, ए, एम और बी, ठीक है ना? तो वेयर ए इज़ द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एम इज़ द मोस्ट लाइकली टाइम और बी इज़ द पेसिमिस्टिक टाइम। तो हम ये तीनों वैल्यूज़ जो है उस फार्मूले के अंदर डाल के ड्यूरेशन खुद कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? जबकि सीपीएम में हमें वो यूजुअली नेटवर्क डायग्राम में दी जाती है। और फिर हम इस ड्यूरेशन की मदद से आगे का स्टेप जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे सीपीएम में था, कि हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं और हम उसके ऊपर फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैलकुलेशंस करके जो है वो अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम हर एक्टिविटी के कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने सीपीएम में किया था, ठीक है? तो नेटवर्क डायग्राम और उसकी कैलकुलेशन पार्ट और सीपीएम में बिल्कुल सिमिलर है। सिर्फ फ़र्क जो है वो ये है कि पार्ट के अंदर हमें जो ड्यूरेशन एक्टिविटी की वो इस फार्मूले से कैलकुलेट करनी होती है, जिसके अंदर ए, एम और बी हमें ये तीनों टाइम्स हैं, जबकि सीपीएम के अंदर जो ड्यूरेशन थी वो हमें सर्टेनिटी के साथ एक ही ड्यूरेशन पहले से पता थी।
अच्छा, तो इसको फर्दर समझने के लिए हम जो है ना एक एग्जांपल कर लेते हैं पार्ट की। इस डायग्राम के ऊपर हम पार्ट जो है वो उसको उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और ये वही डायग्राम है, वही नेटवर्क है जिसके ऊपर हम सीपीएम की भी कैलकुलेशन जो है वो कर कर आए थे। तो हमें बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास, उसमें इस तरह का एक नेटवर्क मौजूद होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हमें हर एक्टिविटी की जो ए, एम और बी है, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम, ये तीनों दिए जाएंगे। तो इस तरह इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि ए, बी, सी, डी से लेके एच तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सबके जो ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम्स हैं वो हमें ये वैल्यूज़ गिवन होंगी, ठीक है। इनकी मदद से हम ड्यूरेशन खुद फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, एक तो हम ड्यूरेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले के ज़रिए जो पिछली स्क्रीन पर भी आया था। इसके अलावा हम निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस हम क्यों निकालेंगे? क्योंकि जो पार्ट है वो एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, इसमें गलती का इम्कान है, और यूजली ऐसे डाटा सेट्स जिसके अंदर गलती का इम्कान हो, कोई एग्जैक्ट सर्टेन आंसर ना आता हो, तो उसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे डाटा सेट में कोई गलती है तो, या कोई डेविएशन है तो वो कितनी है। तो इस वजह से हम वेरिएंस जो है वो इसके अंदर भी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने जब वो इसको कैलकुलेट किया, वही जो कैलकुलेशन है ड्यूरेशन की, वो बहुत सिंपल है। जिससे फार्मूले के अंदर आपने इसको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी ए जो है, ये हमारे पास एक्टिविटी ए है, इसके ए, एम और बी की वैल्यूज़ यहाँ दी गई थी 3, 5 और 7। ये तीनों वैल्यूज़ हम ड्यूरेशन के फार्मूला में प्लग इन कर देंगे। ए की जगह जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये रहा, ठीक है। ए की जगह जो है वो 3 आ जाएगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास 5 जो है वो एम की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और लाइकवाइज जो 7 है, ये हमारा बी की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ड्यूरेशन आ जाएगी 5, ठीक है। इसी तरह से एक्टिविटी बी के लिए हमें दिए गए हैं यहाँ पे जो तीनों हैं, ए, एम और बी की वैल्यू, यानी कि जो तीनों टाइम्स हैं, ये तीनों टाइम्स की वैल्यू हम यहाँ प्लग इन करेंगे। सॉल्व करोगे, बी का आपके पास एक ड्यूरेशन आ जाएगी 6। इसी तरह से सी, डी, ई, एफ, जी, एच सब टाइमों के लिए आप उनके जो ए, एम और बी की जो वैल्यूज़ हैं, तीनों टाइम्स की वैल्यू आप प्लग इन करेंगे ड्यूरेशन के फार्मूला में, और आपको उनकी एवरेज ड्यूरेशन जो है वो हर एक्टिविटी के लिए आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है मरहला वेरिएंस निकालने का, ठीक है। वेरिएंस में भी आप देख सकते हैं कि उसका फार्मूला यहाँ गिवन है। तो बी वेरिएंस इज इक्वल्स टू बी माइनस ए ओवर 6 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी बी और ए की वैल्यू आपको चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इसी तरह पे आप हर एक्टिविटी के लिए जो उसके बी और ए की वैल्यू है, जैसे एक्टिविटी ए है तो उसके लिए जो ए है दैट इज़ 3, तो 3 की वैल्यू हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारा बी है डेट इज़ 7, ठीक है। तो 7 की वैल्यू अभी हम यहाँ पे बी की जगह पे एंटर कर देंगे। सॉल्व करोगे आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक्टिविटी ए, बी, सी, डी सब के लिए हम उनका वेरिएंस जो है वो हम इस कॉलम के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम फार्मूलाज के अंदर वैल्यू प्लग इन करेंगे, सॉल्व करेंगे, ड्यूरेशन भी आ जाएगी और वेरिएंस भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जब ड्यूरेशन हमारे पास आ जाएगी तो इससे आगे उसको हम इस बेशक एक नेटवर्क डायग्राम बना के उसके ऊपर लिख देंगे, जिस तरह एरोस के ऊपर ड्यूरेशंस ऑलरेडी लिखी हुई हैं। ये वही ड्यूरेशंस है यहाँ जो सारी यहाँ पे कैलकुलेट हुई हैं, वो हमने हर एक्टिविटी के साथ लिख दी है। जिस तरह ए की ड्यूरेशन जो है वो मैं लेट मी यूज़ द लेज़र पॉइंटर। तो ए की ड्यूरेशन जो 5 थी, तो आप देख सकते हैं कि ए की ड्यूरेशन 5 लिखी हुई है। बी की ड्यूरेशन हमने 6 कैलकुलेट किया, तो बी की ड्यूरेशन यहाँ 6 लिखी हुई है। इसी तरह से आप सारी देख सकते हैं। जी ड्यूरेशन जो है वो 1 है, तो यहाँ पे जी की ड्यूरेशन 1 लिखी हुई है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सब हमने जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी ड्यूरेशन कैलकुलेट की और उनको नेटवर्क डायग्राम पे लिख दिया। उसके बाद हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड पासेस की कैलकुलेशन करेंगे, जस्ट लाइक हमने सीपीएम के अंदर की थी। और जो सारे टाइम्स, टोटल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, क्रिटिकल एक्टिविटीज़, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़, सब कुछ एस्टिमेट कर लेंगे एग्जैक्टली जिस तरह हमने सीपीएम के लिए किया था। अच्छा, जो एक काम हमने और इसमें करना है वो ये है कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल ली है। जिस तरह हमने पहले वेरिएंस निकाली थी, तब हम जो है वो इस डिफरेंट नोड्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। और जिस तरह मैंने अर्ज़ की पहले भी कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम बेसिकली क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है वो
प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है, तो इसके अंदर एरर का इम्कान है, अनसर्टेनिटी का इम्कान है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो चाहते हैं कि अगर मैं पर्ट के ज़रिए कैलकुलेशंस कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई आदाद शुमार होने चाहिए कि जो मैंने ड्यूरेशन एस्टिमेट की है टोटल के, फॉर एग्जांपल जी जो टोटल प्रोजेक्ट है वो 25 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, या ये जो टोटल नेटवर्क है, ये जो प्रोजेक्ट है ये 30 दिनों में ख़त्म हो जाएगा या 35 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो मैंने ड्यूरेशन कैलकुलेट की है इस प्रोजेक्ट की, इसमें गलती का कितना इम्कान है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये एग्जैक्टली वाकई अगर हम 30 दिन कैलकुलेट किया तो वाकई ये 30 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो वो प्रोबेबिलिटी, वो इम्कान निकालने के लिए हमें वेरिएंस, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दरकार होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन की तरफ तो हम नहीं जाएंगे इस एग्जांपल में, लेकिन हम वेरिएंस, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ज़रूर कैलकुलेट करेंगे, जिसमें से वेरिएंस हमने प्रीवियस स्लाइड में जो है वो कैलकुलेट की, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिख दी है, ठीक है। तो अब हमने कैलकुलेट करनी है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो दोनों कैलकुलेट की जाती है नोड्स के लिहाज से। पिछली जो कैलकुलेशंस थी ड्यूरेशन की वो हमने की थी एक्टिविटी के लिहाज से, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और जो मीन है वो निकलेगा नोड्स के लिहाज से। और इसी वजह से आपको याद होगा कि पहली स्लाइड में हमने जो डिफरेंसेस बताए थे सीपीएम और पर्ट के, तो उनमें एक डिफरेंस ये भी था, आप इस वीडियो को पीछे ले जाके भी देख सकते हो कि सीपीएम जो है वो एक एक्टिविटी ओरिएंटेड है, जबकि मॉडल है, जबकि जो पर्ट है वो इवेंट ओरिएंटेड मॉडल है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें हम डिफरेंट नोड, और नोड्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इवेंट्स को। तो हम चूँकि नोड्स के लिहाज से ये कैलकुलेशन करेंगे तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो पर्ट है वो एक इवेंट ओरिएंटेड जो है वो मेथड है। तो हम इसमें अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बेसिकली वो बेसिकली क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बेसिकली इट्स रियली सिंपल। स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ आपको याद ही होगा, आई एम श्योर, कि वो अंडर स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, ठीक है। तो किसी भी जगह की, किसी भी डाटा सेट की जो टोटल वेरिएंस होती है उसके अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो हम इसके ज़रिए जो है वो अगर हमने वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जी नोड 2, ठीक है। अच्छा, नोड 2 के बाद उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉन्गेस्ट पाथ बेस्ड ऑन द मीन ड्यूरेशन, कि उस नोड तक, उस इवेंट तक पहुँचने का लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। तो पाथ जो है वो हम इजीली पता कर सकते हैं थ्रू द नेटवर्क मॉडल। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारी नोड 2 है, ठीक है। और नोड 2 स्टार्ट से नोड 2 तक जाने का जो है वो एक ही पाथ है, विच इज़ थ्रू एक्टिविटी ए, ठीक है। तो 1 2 जो है, 1 2 ये वाला, ये बेसिकली पाथ है हमारे पास टू गेट टू द इवेंट 2, ठीक है। तो इस पाथ का जो मीन है हमारे पास वो क्या है, 5, ठीक है। मीन ड्यूरेशन हमारे पास है 5, जो कि हम पिछली स्लाइड में कैलकुलेट करके आए थे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो हमारे पास, मैं लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। तो हमारे पास जो नोड 3 है, ठीक है, नोड 3 जो है उस तक पहुँचने का लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, 1 2 3, यानी कि 1 2 और 3, ठीक है। हम चाहें तो हम यानी कि एक्टिविटी 1 से वाई, सॉरी, नोड 1 से वाया एक्टिविटी बी भी जा सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ लिखना है, ठीक है। और जो ये दो ऑप्शंस हमारे पास 1 3 और 1 2 3, इनमें से लॉन्गेस्ट जो है वो कौन सा है, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन 1 2 3। तो इस वजह से इसने लॉन्गेस्ट पाथ जो है फॉर एक्टिव नोड 3 जो है वो उसने लिखा है कि लॉन्गेस्ट पाथ इज़ 1 2 3। तो इस पाथ का हमारे पास मीन क्या है, 8। ये 8 कैसे आया, जो एक्टिविटी ए है उसकी मीन ड्यूरेशन क्या है, 5, हमने पिछले टेबल में कैलकुलेट की थी। और इसी तरह जो एक्टिविटी सी है उसकी मीन ड्यूरेशन क्या है, 3, जो कि हमने पिछले टेबल में कैलकुलेट की थी। तो 5 + 3 8, ठीक है। सो लेट मी राइट इट डाउन एज वेल, 5 + 3, ठीक है। तो 5 + 3 = 8। तो ये हमारे पास इस एक्टिविटी की जो है वो मीन, पाथ मीन इसका आ गया। लाइकवाइज एक्टिविटी 4 के लिए जो है वो हमारे पास जो है वो लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है जी, 1 2 और 4, ठीक है। तो 1 2 और 4 ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है। तो हम ये यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ लिख देंगे और इसकी भी हम मीन निकाल लेंगे। मीन 13 क्यों आया हुआ है, क्योंकि 5 + 8, तो 5 + 8 = 13। इसी तरह से पाथ 5 है, नोड 5 है, सॉरी, उसका जो लॉन्गेस्ट पाथ है दैट इज़ 1 2 4 5, और उसका मीन है 13। और लाइकवाइज जो नोड 6 है, जो बिल्कुल हमारी फाइनल नोड है ये वाली, इसका जो हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है टू गेट टू दैट पॉइंट दैट इज़ 1 2 4 5 6,
और इसका जो मीन है वो है 25। ठीक है, तो हमने ये सारी मीन्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लेने हैं। अच्छा, अगला मरहला हमारे पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, इसका फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे वेरी इजी। सबसे पहले हम जो है वो बल्कि एक मिनट, मैं पहले जो ये सारी ड्राइंग्स हैं ये सब कुछ मिटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन। अनफॉर्चुनेटली हमारा फार्मूला भी मिट गया, मुझे ये दोबारा लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमने कहा था वो बराबर होती है किसी भी जो जगह की वेरिएंस है, टोटल वेरिएंस उसके अंडर रूट के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का। तब हम क्या करेंगे कि हम पहले नोड 2 के लिए जो है वो फॉर एग्जांपल निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो नोड 2 की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका क्या होगा कि हम इस एक्टिव जो पाथ है इसमें जितनी एक्टिविटीज़ आ रही हैं उनकी वेरिएंस लेंगे, उनको ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास जो नोड 2 है उसका पाथ है 1 2, यानी कि 1 2 ये वाला। ठीक है, और इसमें एक्टिविटी ए की हो रही है विच इज़ एक्टिविटी ए। अच्छा, एक्टिविटी ए की जो वेरिएंस है वो हम पिछले टेबल में निकाल आए थे, मैंने यहाँ भी लिख दिया कि विच इज़ 0.444। तो 0.444 हमारे पास आ गया। आप इसका जो है वो जब अंडर रूट लेंगे, ठीक है, 0.44 का अंडर रूट लेंगे तो वो आपके पास नोड 2 का यानी कि पाथ 1 2 की स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी 0.67। ठीक है, तो 0.67 हमारे पास कैसे आया, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। वो हमारे पास आया जब हमने लिया अंडर रूट ऑफ 0.44। ठीक है, दैट इज़ 0.67। अच्छा, उसके बाद हम ले लेते हैं नोड 3। ठीक है, एक डिफरेंट कलर के साथ मैं इसको लिखता हूँ। हाँ, उसके बाद जी नोड 3 है। नोड 3 जो है उस तक पहुँचने का जो पाथ हमारे पास है दैट इज़ 1 2 एंड 3। अच्छा, 1 2 एंड 3 में अब क्या है कि दो एक्टिविटीज़ आ रही है, हमने ख्याल करना है। एक तो एक्टिविटी है 1 2, एक सॉरी पाथ है 1 2 जिसमें एक्टिविटी आ रही है ए। ठीक है, जिसकी वेरिएंस हमारे पास है 0.44। और दूसरा हमारे पास है जी इसके अंदर पार्ट 2 3। ठीक है, जिस 2 3 जिसमें हमारे पास जो एक्टिविटी है दैट इज़ सी। और सी की हमने जो है वो निकाली हुई वेरिएंस विच इज़ ऑल्सो 0.44। तो जब हम नोड 3 के लिए जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम अंडर रूट लेंगे दोनों एक्टिविटीज़ की जो वेरिएंस है उसके सम का, यानी कि पॉइंट ओके 0.44। दिस इज़ अ रियली स्ट्रेंज काइंड ऑफ 4, लेकिन for now it will do 0.44 plus point uh, 0.44। ठीक है, तो 0.44 जमा 0.44 और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो वो जो है वो 0.94 के बराबर आएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो हम नोट 4 है उसके लिए हमारे पास एक्टिविटीज़ कौन सी है 1 2 2 4। इसमें भी हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ रही हैं 1 2। ठीक है, इनकी एक्टिविटी ए जिसकी वेरिएंस जो है वो 0.44 है। और इसके अलावा हमारे पास आ रही है 2 4। ठीक है, जिसकी जो कि एक्टिविटी डी है जिसकी वेरिएंस हमारे पास है 1। ठीक है, तो हम डी और ए दोनों की जो वेरिएंस है उसको ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 0.44 विल बी इक्वल टू 1.44। और तो 1.44 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 1.2 आ जाएगा। इसी तरह से अब एक्टिविटी 5 और 6 के लिए भी जो है वो जो उनका पाथ है, पाथ में जो भी एक्टिविटीज़ आ रही है उनकी वेरिएंस को ऐड करेंगे, उसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम पार्ट के अंदर जो है वो ड्यूरेशन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, नेटवर्क डायग्राम प्लॉट करते हैं और फिर डिफरेंट नोड्स पे डिफरेंट इवेंट्स के लिए हम जो उनका पाथ मीन है और पाथ स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जो पाथ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है ये लेटर ऑन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो हम हमारे एटलीस्ट इस लेक्चर के स्कोप में नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।